हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी परचम में। आज जो है वो इंग्लिश पेडागोजी की लास्ट क्लास है। ये क्लास नंबर 6 है। तो मैंने इंग्लिश पेडागोजी से बहुत सारे क्वेश्चन आपको कराए। पेपर 1 के लिए अलग, पेपर 2 के लिए अलग, मिक्स अलग। तो पेपर 1 वाले बच्चे भी सारे वीडियो देख जाओ और पेपर 2 वाले बच्चे भी सारे वीडियो देख जाओ, क्योंकि इट्स टाइम फॉर रिवीजन। ये रिवीजन का आपका टाइम है। आप पूरा रिवीजन करो, पूरी प्लेलिस्ट देख जाओ। आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा जब आप एग्ज़ाम देकर आओगे। आपके एग्ज़ाम अच्छे जाने वाले हैं, ठीक है। और अगर आप चैनल पे नए हैं, एक बात मैं बता दूं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, जिससे आपको नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। और जिन लोगों ने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया है तो वो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, है ना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस इंग्लिश पेडागोजी के पूरे सेशन को, पूरी प्लेलिस्ट का बेनिफिट उठा सके, है ना। तो ये जो है ये लास्ट क्लास है, ठीक है। दो तीन दिन बचे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि अब इससे ज़्यादा आपको इंग्लिश पेडागोजी में पढ़ने की ज़रूरत है। देखिए, सीटेट के मन में क्या है, क्या चल रहा है, किस तरह के क्वेश्चन ला रहा है, वो हमें नहीं पता। बट हमने अपने तरफ से पूरी तैयारी की है इंग्लिश पेडागोजी की, और मैंने आपको इंग्लिश पेडागोजी बहुत ज़्यादा किसी और सब्जेक्ट से ज़्यादा पढ़ाया है, ठीक है। तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं, जिन लोगों ने मेरे वीडियो देखे हैं, उनकी इंग्लिश पेडागोजी बहुत अच्छी जानी चाहिए और जाएगी भी। मेरे को ये पूरा विश्वास है। आप मोटिवेटेड रहिए, ठीक है। कल और परसों 2 दिन मैं आपको बता दूं, 2 दिन आपकी सीडीपी की टॉप 50 क्वेश्चंस की सीरीज आएगी। 2 पार्ट में आएगी। 50-50 क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे विद डिस्कशन। पूरे टॉपिक को कवर करते हुए क्वेश्चन रहेंगे। तो आपका एक क्विक रिवीजन सेक्शन, यानी लास्ट मिनट रिवीजन सेक्शन स्टार्ट हो जाएगा, और उसमें हम पूरे टॉपिक को सीडीपी का कवर करेंगे। 50 क्वेश्चन एक बार में डिस्कस करेंगे, दूसरे दिन फिर 50 क्वेश्चन करेंगे। तो उस सेशन को मिस नहीं कीजिएगा। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों से रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिलेंगे। सिलेबस सेम है। प्याजे, वाइगस्की, कोलबर्ग्स, यही आपको पढ़ना है। इंटेलिजेंस पढ़ना है आपको, है ना, प्रोग्रेसिव एजुकेशन पढ़ना है। इन सारे टॉपिकों से आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो मिस नहीं कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा लोग को, ताकि वो वीडियो देख सके। और आप अब पूरी प्लेलिस्ट, हिंदी की प्लेलिस्ट पूरी देखिए, बार बार देखिए। आपको बहुत अच्छा फील होगा और बहुत अच्छा लगेगा जब आप क्वेश्चन अपने आप सॉल्व करना स्टार्ट कर दोगे, है ना। तो फिर बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को, इंग्लिश पेडागोजी की। और पहले क्वेश्चन को हम देखेंगे, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन है, असेसमेंट टूल एंड प्रोसेसेस एट द फाउंडेशनल स्टेज शुड बी डिजाइन इन अ वे दैट। जो असेसमेंट टूल हम डिजाइन करते हैं, जिसके थ्रू हम असेसमेंट करते हैं, बच्चों का आकलन करते हैं, बच्चों का मूल्यांकन करते हैं, और जो प्रोसेस का हम यूज करते हैं, किस स्टेज में? फाउंडेशनल स्टेज में। फाउंडेशनल स्टेज मैंने आपको बताया ना क्या होता है, जो छोटे बच्चों का स्टेज होता है ना। शुड बी डिजाइन इन अ वे दैट, यानी जब उसको हम डिजाइन करेंगे तो किन चीजों का ध्यान रखेंगे? पहला है, explicit test and examination become appropriate for learner. They become natural extension of the children learning experience. Learner process is described and analyzed with that of the overall class performance, or a teacher may use some common single method to assess achievement for all learner. देखिए, अब कॉमन सिंगल मेथड से सारे बच्चों को आप असेस नहीं कर सकते हो। सारे लर्नर के लिए एक मेथड का आप यूज नहीं कर सकते हो, ये गलत हो गया, ठीक है। एक्सप्लिसिट टेस्ट एंड एग्जामिनेशन बिकम मोर एप्रोप्रिएट फॉर द, एक्सप्लिसिट टेस्ट नहीं लेना है, ठीक है, ये भी नहीं होगा। दे बिकम ए नेचुरल एक्सटेंशन ऑफ द चिल्ड्रन लर्निंग एक्सपीरियंस। ऐसा असेसमेंट टूल होना चाहिए जहां पे बच्चे नेचुरली आगे बढ़े, नेचुरली एक्सटेंशन मिले बच्चों को ऑफ द चिल्ड्रन लर्निंग एक्सपीरियंस, यानी बच्चे के एक्सपीरियंस में, लर्निंग एक्सपीरियंस में वो नेचुरल वे में वो आगे बढ़े, है ना, नेचुरल एक्सटेंशन मिले, वो बढ़े आगे। आपको ऐसा नहीं कि मतलब बनावटीपन होना चाहिए आपके असेसमेंट में, बच्चों के इसमें, यानी नेचुरल एक्सटेंशन मिलना चाहिए, और यही आपका बेस्ट ऑप्शन होगा। तो क्या लिखा है? लर्नर प्रोग्रेस इज डिस्क्राइब एंड एनालाइज विथ दैट ऑफ ओवरऑल क्लास परफॉर्मेंस। देखिए, दूसरे बच्चों से आपको कंपेयर नहीं करना है। हर बच्चे में इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाया जाता है, हम सभी को पता है, व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है, और सबके पढ़ने का स्पीड का तरीका अलग होता है। कोई बच्चा बहुत जल्दी सीख लेता है, किसी को टाइम लगता है। तो आप दूसरे बच्चों के परफॉर्मेंस को आप कनेक्ट करोगे असेसमेंट टूल को बनाने में, तो ये आपको हेल्प नहीं करेगा, ठीक है। चलिए, तो ऑप्शन नंबर 2 विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखेंगे।
चिल्ड्रन कॉग्निटिव डेवलपमेंट एंड लैंग्वेज, यानी बच्चों का कॉग्निटिव और कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी संज्ञानात्मक विकास और लैंग्वेज भाषा से क्या तात्पर्य है, कहने का मतलब है इट इज रिलेटेड टू प्रिंसिपल ऑफ लिंकिंग स्टिमुलस रिस्पॉन्स एंड द प्रोसेस ऑफ इमिटेशन। देखिए यहाँ पे कहीं नहीं बताया गया है ना कि हमको बिहेवियरिज्म यानी व्यवहारवादियों के अकॉर्डिंग बताना है। अगर यहाँ पे दिया रहता कि अकॉर्डिंग टू स्किनर, अकॉर्डिंग टू थॉर्नडाइक, तब हम स्टिमुलस और रिस्पॉन्स पे जाते और इमिटेशन पे जाते, तो ये तो गलत हो गया। हमको ऐसे क्वेश्चन को चूज करना है जिसमें आप ओवरऑल कॉग्निटिव डेवलपमेंट कैसे होता है बच्चों का और लैंग्वेज कैसे डेवलप करता है उसको देखेंगे। इट इज दैट एन इंडिविजुअल टू बॉर्न विथ अ टूल टू मास्टर द लर्निंग। बच्चे क्या करते हैं, बच्चे मास्टरी ऑफ द लर्निंग यानी लर्निंग के लैंग्वेज के मास्टरी के साथ जन्म लेते हैं, तो ये भी नहीं है। हमने क्या सीखा है, बच्चे के पास एलईडी होता है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होता है, जिसके थ्रू बच्चों में एबिलिटी होता है किसी भी लैंग्वेज को लर्न करने के लिए, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। डेवलप्ड बियर नो रिलेशनशिप, ऐसा तो नहीं है कि रिलेशनशिप तो है, नो रिलेशनशिप कहना ये भी गलत है। इट इज क्लोजली रिलेटेड टू कल्चर एंड कम्युनिटी इन विच चिल्ड्रन लिव। ये देखिए एक कॉमन सा आंसर आपको दिखेगा कि बच्चों का कॉग्निटिव डेवलपमेंट और कैसे होता है, बच्चे जब समाज के साथ क्या करते हैं, समाज के साथ खुलते हैं, इन्वायरमेंट के साथ इंटरैक्ट करते हैं। ये एक बेसिक सा कॉमन सा एक आप बोल सकते हो कि डेफिनेशन है कॉग्निटिव डेवलपमेंट का, कि बच्चे जब कल्चर में अपने सोसाइटी में है ना घुलते हैं, मिलते हैं, कम्युनिटी के साथ मिलते हैं, वहां पर उनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट बेटर तरीके से होता है, ठीक है। यहाँ पे सोशल इंटरेक्शन की भी बात नहीं की जा रही है कि हम बाइगस्की के बारे में, यहाँ पे एक कॉमन सी बात को कि जब बच्चे रिलेट करेंगे, देखिए बच्चा बाहर जब तक नहीं निकलेगा, घर के एनवायरनमेंट से कुछ सीखा और कुछ बाहर निकलता है स्कूल के एनवायरनमेंट में, तो आपका कल्चर कम्युनिटी सब आ जाएगा इसमें, तो वहाँ पे बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट और लैंग्वेज डेवलपमेंट दोनों होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम। वन ऑफ द बेस्ट वे टू लर्न अ सेकेंड लैंग्वेज इज, सेकेंड लैंग्वेज को लर्न करने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है। बीइंग इन अ क्लासरूम वेयर यू कैन फोकस ऑन ग्रामर एंड रिसीव हेल्प फ्रॉम टीचर, यानी पूरी तरीके से आप ग्रामर पर फोकस कर दीजिए और एंड रिसीव हेल्प, और टीचर से हेल्प लेते रहिए, इससे होगा। बाई कॉन्स्टेंट कॉन्टैक्ट विथ नेटिव स्पीकर इन देयर ओन सोसाइटी, ये बिल्कुल सही लग रहा है कि आप कॉन्स्टेंट कॉन्टैक्ट में रहिए, यानी आप उनके साथ घुलते मिलते रहिए, बात करते रहिए जो नेटिव स्पीकर है। अब आपके नेटिव स्पीकर कौन है, जो आप सेकेंड लैंग्वेज को बहुत अच्छे से जानता है। अब मान लीजिए अगर हिंदी भाषी है कोई बच्चा और उसका सेकेंड लैंग्वेज क्या है, मान लीजिए पहली लैंग्वेज हिंदी है मदर टंग और सेकेंड लैंग्वेज क्या है, इंग्लिश है, ठीक है। तो आप ऐसे लोगों के आसपास रहिए, ऐसे लोगों के साथ आप बातचीत करते रहिए, नेटिव स्पीकर जिसकी सेकेंड लैंग्वेज अच्छी है और आप है हिंदी भाषी, आपको सीखना है इंग्लिश, तो इंग्लिश सीखने के लिए आपको वैसा इन्वायरमेंट मिलना चाहिए। इन्वायरमेंट कैसे मिलेगा, आप इंग्लिश की बुक पढ़ लोगे तो आपको इंग्लिश नहीं आएगी, आप कुछ भी करो, आपको क्या करना पड़ेगा, संदर्भ में सीखना है, कॉन्टेक्स्ट में सीखना है। उसके लिए क्या करना है, आप इंग्लिश बोलने वाले लोग जो अच्छा इंग्लिश बोलते हैं उनके कांस्टेंट कांटेक्ट में रहना है, यानी हमेशा उनके कांटेक्ट में रहोगे। कुछ दिनों बाद देखोगे कि आपकी इंग्लिश भी बेटर हो रही है, आप भी इंग्लिश बोल पा रहे हो, तो ये आपका बेस्ट ऑप्शन माना जाएगा। बाय रिपीटिंग एंड प्रैक्टिस, रिपीटिंग प्रैक्टिस को तो हम नेगेटिव मानते हैं, ठीक है। बाई ज्वाइनिंग ए स्पीकिंग कोर्स, स्पीकिंग कोर्स से अगर कोई इंग्लिश सीख जाता तो हर कोई इंग्लिश बोलता है ना, तो स्पीकिंग कोर्स से नहीं होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। लैंग्वेज लर्निंग इन एन इंटेंसिव प्रोसेस दैट बिगिन एट बर्थ एंड कंटिन्यू थ्रू आउट द लाइफ, डू यू एग्री और डिसएग्री विद द अबव स्टेटमेंट। यानी लैंग्वेज लर्निंग जो होती है वो इंटेंसिव होती है ना, इंटेंसिव यानी आंतरिक होती है, और पूरी इंटेंसिव का मतलब पूरी तरीके से होती है, अच्छे तरीके से होती है, और स्टार्ट होती है आपके बर्थ पर और चलती है थ्रू आउट द लाइफ। ये बात तो सही है कि हम पूरी जिंदगी पर कुछ ना कुछ लैंग्वेज लर्निंग, लैंग्वेज में कुछ सीखते रहते हैं, और स्टार्ट हमारे बर्थ से ही हो जाती है। भले ही बर्थ में हम बोलना नहीं सीखते बर्थ, लेकिन हम साइन लैंग्वेज का यूज करते हैं, हम बलबलाते हैं, है ना। हमने स्टेजेस ऑफ लैंग्वेज में पढ़ा है कि बलबलाना जिसको बैबलिन कहते हैं, कूविंग होती है, ये सब होती है ना, तो ये सब होते हैं, लैंग्वेज का ही पार्ट है ये। तो थ्रू बर्थ से तो स्टार्ट होता है, थ्रू आउट द लाइफ चलता है, ये बात सही है, वो जीवन पर्यंत चलता है। लेकिन डू यू एग्री, क्या आप इस स्टेटमेंट से एग्री हो, तो मे अकॉर्डिंग टू मी
ये स्टेटमेंट से आई एग्री विथ दिस स्टेटमेंट। पार्शियली एग्री और नहीं एग्री यहाँ पे बात ही नहीं हो रही है, आधा एग्री है आधा नहीं एग्री ऐसा नहीं है, आपको क्लियर कट आपको जवाब देना। तो लेकिन सीटेट ने इसको बताया है आई डिसएग्री विथ स्टेटमेंट। सीटेट ने ऑप्शन नंबर 2 को सही बताया है, लेकिन आप अगर पढ़ो तो आपको ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे सही लगेगा, ठीक है। लेकिन क्या कर सकते हैं, हम सीटेट के अकॉर्डिंग जाते हैं। सीटेट ने ऑफिशियल आंसर की में ऑप्शन नंबर 2 को दिया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। Along with print book and audio book, the books that engage the tactile ability of the young children should be a part of classroom because, देखिए टीचर ने क्या दिया है, बच्चों को प्रिंट बुक के साथ साथ ऑडियो बुक भी दिया है ना, ताकि बच्चे इंगेज रह सके टैक्टाइल एक्टिविटीज एबिलिटी से। टैक्टाइल एबिलिटी क्या होती है, जब किसी चीज को हम छू के पढ़ते हैं, हमको छूने का, हमको स्पर्श करने का मौका मिलता है, वो होती है टैक्टाइल एबिलिटी, है ना। तो क्या होता है, इंगेज द टैक्टाइल एबिलिटी। आपके पास टैक्टाइल एबिलिटी, आपके पास प्रिंट बुक है उसको भी आप देख रहे हो, आपके पास ऑडियो बुक है उसको भी आप देख रहे हो, आपकी टैक्टाइल एबिलिटी इंगेज्ड हो रही है ऑफ द यंग लर्नर शुड बी द पार्ट ऑफ क्लासरूम बिकॉज। तो इससे क्या होगा, इससे ये करने दिया जा रहा है, इससे क्या फायदा होगा बच्चों का, बच्चों के लिए क्यों है, ठीक है। इट ब्रिंग वेराइटी टू द क्लास, इट ब्रिंग वेराइटी टू द क्लास एंड चिल्ड्रन लव वेराइटी। यहाँ से आप बहुत सारी वेराइटी प्रोवाइड कर रहे हो क्लास में, जो ये बच्चों को बहुत पसंद है, ठीक है। इट्स गिव ऑटोनोमस टू टीचर टू यूज डिफरेंट बुक फॉर असेसमेंट। इससे टीचर में क्या आता है, ऑटोनोमी आ जाएगा कि टीचर जो बुक मन करेगा वो क्लास में पढ़ाएगा असेसमेंट के लिए, ये भी नहीं है। इट मेक बुक मोर एसेसेबल टू डाइवर्स लर्नर। ये सही है कि इस तरह के जो हम अलग अलग बुक क्लासरूम में बच्चों को दे रहे हैं, बच्चों को इंगेज कर रहे हैं, बच्चों को एक्सपोजर दे रहे हैं, बच्चे की टैक्टाइल एबिलिटी डेवलप हो रही है, तो वो क्या करिए, वो बुक क्या करिए, बहुत बच्चे की डाइवर्स, बहुत सारे बच्चों की, बहुत सारे क्लास में डाइवर्स लर्नर है, अलग अलग तरह के लर्नर है, कोई सुन के अच्छा करते हैं, कोई देख के अच्छा करते हैं, तो उन सब डाइवर्स लर्नर के नीड को फुलफिल करना करेगा ये। इट मेक बुक मोर एक्सेसिबल, ये बुक बहुत एक्सेसिबल है किस बच्चों के लिए, डाइवर्स लर्नर के लिए, यानी ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। दिस बुक विल नॉट ओवरली बर्डन अ टीचर, ये भी नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। अ टीचर आस्क्स द स्टूडेंट ऑफ क्लास 5 टू रीड द स्टोरी क्विकली एंड देन पुट द 4 पिक्चर इन ऑर्डर, द प्रोसेस ऑफ दिस एक्टिविटी। टीचर ने क्या कहा कि फटाफट, टीचर क्लास 5 की टीचर है, वो बोली कि फटाफट एक स्टोरी को आप रीड कीजिए, और रीड करने के बाद आपको करना क्या है, इस पूरे स्टोरी को 4 पिक्चर में आपको डिस्क्राइब कर देना है, यानी 4 पिक्चर में अरेंज कर दीजिए फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड, शुरू से लेके अंत तक जो भी आपने स्टोरी में पढ़ा उस स्टोरी को पिक्चर के थ्रू आपको दर्शाना है ना। आप ड्रॉ भी कर सकते हो, यहाँ पे ये नहीं लिखा है कि आपको ड्रॉ करना है, आपको ड्रॉ करना है या आपके पास सामने पिक्चर रखी है उसको अरेंज करना है, बस ये कि आपको पिक्चर के रूप में उसको अरेंज कर दीजिए, या तो ड्रॉ करना है करके जो भी वहाँ पे तरीका होगा। तो वो बोलेगा, अब उसने स्टोरी में पढ़ा होगा कि पहले राजा की एंट्री होती है, तो उस तरह की वो पिक्चर ड्रॉ करेगा या अरेंज करेगा, तो वो शुरू से अंत तक उस पूरे स्टोरी को 4 पिक्चर में क्या कर देगा, समराइज कर देगा। सिंपली से कहने का मतलब है कि उस पूरे को समराइज कर देगा। द पर्पस ऑफ दिस एक्टिविटी 2, ये जो एक्टिविटी टीचर क्लास में करा रही है इसका पर्पस क्या है, क्या मकसद है टीचर का। अरेंज द पिक्चर कार्ड, पिक्चर कार्ड को अरेंज करना, तो अरेंज पिक्चर कार्ड को जब आपको अरेंज करना है तो आपको रीड करने की जरूरत नहीं है, आप पिक्चर देख के भी कर सकते हो। गिव देम प्रैक्टिस टू रीडिंग फॉर जिस्ट, ये प्रैक्टिस करा रही है रीडिंग इन जिस्ट, यानी जिस्ट मतलब आप बहुत अच्छे से पढ़ पाओ, जिस्ट ले पाओ, उसके लिए। गिव देम प्रैक्टिस इन रीडिंग फॉर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, रिव्यू द न्यू एंड डिफिकल्ट वोकैबुलरी फॉर द स्टोरी, ठीक है। स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन के लिए हम बोलते हैं ना, तो वहां पर आपकी इंटेंसिव रीडिंग या स्कैनिंग आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे जिस्ट के लिए पढ़ रहा है बच्चा, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। दिस रीडिंग हैज सर्टेन लर्निंग एम एंड टास्क, लर्नर आर सपोज टू रीड द टेक्स्ट इन डिटेल विथ कंसंट्रेशन एंड डू ड्यू केयर,
इट्स कॉल्ड। जैसे रीडिंग क्या हो रही है, रीडिंग हैज अ सर्टेन लर्निंग एम। हर पढ़ने का क्या होता है, एक कुछ एम होता है, सर्टेन लर्निंग होता है ना। रीडिंग का क्या होता है, रीडिंग हैज सर्टेन लर्निंग एम। रीडिंग का होता है कुछ एम होता है, कुछ टास्क होता है। लर्नर सपोज टू रीड द टेक्स्ट इन डिटेल। जैसे लर्नर क्या कर रहा है, बहुत ही डिटेल में किसी टेक्स्ट को पढ़ रहा है विथ कंसंट्रेशन, बहुत कंसंट्रेशन के विथ कंसंट्रेशन यानी पूरा कंसंट्रेशन से, पूरे धैर्य से और केयर करके। ड्यू केयर का मतलब होता है कि बहुत ध्यान से एक एक चीज को पढ़ के बहुत कंसंट्रेटेड मैनर में जब लर्नर पढ़ता है वो क्या है ना। तो यहां पर देख लीजिए कि क्या बात हो रही है, टेक्स्ट इन डिटेल विथ कंसंट्रेशन एंड ड्यू केयर। कब हम करते हैं, हम इंटेंसिव रीडिंग में करते हैं, जब हम बहुत ध्यान केंद्रित करके एक एक चीज को देखते हुए जब हम पढ़ते हैं तो वो होती है इंटेंसिव रीडिंग। प्लेजर तो होता है एक्सटेंसिव, जब हम नॉवल वगैरह मैगजीन पढ़ते हैं, ये तो एक्सटेंसिव रीडिंग का पार्ट है। गाइडेड में टीचर गाइड करता है, यानी सिंपली यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए और पढ़ते रहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ेंगे। द स्टूडेंट लर्न पैटर्न ऑफ लैंग्वेज बाय रिपीटिंग मॉडल सेंटेंस दैट द टीचर प्रोवाइड। दे मेमोराइज सेट phrases and receive positive reinforcement from their teacher when they perform the drill correctly। देखिए, जहाँ पे रिपीटिशन की बात हो जाए, है ना, जहाँ रिपीटिशन की बात हो जाए, जहाँ पे रिपीट आप कब करोगे, रिपीट करके या सुन के, किसी चीज को सुनोगे तब आप याद करोगे, है ना। तो याद करने की बात हो जाए, रिपीटिशन की बात हो जाए, है ना, और पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट भी आपको मिल रहा है ना, तो वो है क्या, वो है ऑडियो लिंगुअल मेथड का यहाँ पे टीचर यूज कर रही है। ठीक है, यानी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स में क्या होता है, जैसे हम क्या पढ़ते हैं टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स में, जैसे हम बच्चों को पढ़ाते हैं हेड शोल्डर नीज एंड टोज, तो क्या कहते हैं हम फिजिकल की चीजों को टच करके जब हम पढ़ाते हैं तो वो टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स होता है। ठीक है, क्युमुलेटिव जो होता है, कम्युनिकेटिव अप्रोच क्या होता है, जहाँ पे हम रियल लाइफ का यूज करते हैं। ठीक है, तो वो होता है कम्युनिकेटिव लैंग्वेज अप्रोच, जिसको हम CLT के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स में आप जैसे बच्चों को हाव भाव करके बच्चों को सिखाते हो तो वो होती है टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स। ठीक है ना, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा, जहाँ पे आप मेमोराइज कर रहे हो सुन के फ्रेजेस को और पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट मिल रहा है, रिपीटिशन की बात हो रही है ना, इन सब चीजों से आपको पकड़ना है कि कौन सा आंसर होगा। मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। लर्नर आर मेमोराइजिंग ग्रामर रूल एंड वोकैबुलरी एंड ए लार्ज अमाउंट ऑफ वर्क इज डन इन देयर मदर लैंग्वेज। यानी भरपूर आपको एक्सपोजर मिल रहा है आपकी मदर लैंग्वेज का, आप भरपूर बहुत ही ज्यादा मात्रा में बहुत ही अच्छे तरीके से आप मदर लैंग्वेज का यूज करके ग्रामर पढ़ रहे हो, उसको मेमोराइज कर रहे हो रूल को, है ना। विच मेथड इज बीइंग यूज्ड बाय द टीचर इनटू देयर लैंग्वेज क्लास। इस लैंग्वेज क्लास में टीचर किस मेथड का यूज कर रही है, क्या वो डायरेक्ट मेथड है, ये तो बिल्कुल ऑपोजिट होता है, इसमें तो आपको मदर टंग को यूज करने ही नहीं दिया जाता है। कम्युनिकेटिव में आप रियल लाइफ का यूज करते हो। नेचुरल अप्रोच सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन है, ये है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, जिसको हम ट्रेडिशनल मेथड के नाम से जानते हैं, और इस मेथड में आपको भरपूर प्रयोग करने दिया जाता है आपकी मदर टंग को, है ना, जहाँ पे हम ट्रांसलेट करके। अभी मैं जो आपको पढ़ा रही हूँ ये कौन से मेथड से पढ़ा रही हूँ, ये है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, क्योंकि मैं इंग्लिश में क्वेश्चन पढ़ रही हूँ, फिर आपको हिंदी में समझा रही हूँ। दिस इज अ ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर 4 विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। If a children hear two languages spoken around them, this exposure will be। यानी चिल्ड्रन क्या करें, दो लैंग्वेज को अच्छी तरीके से सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, ये एक्सपोजर जो है वो बच्चों को क्या करेगा। जैसे दो लैंग्वेज बच्चे समझ भी पा रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, वो क्या करेगा बच्चों को। पुट द चाइल्ड एट डिसएडवांटेज। देखिए डिसएडवांटेज तो कुछ नहीं देगा, अब जितना ज्यादा लैंग्वेज सुनोगे उतना ज्यादा उस लैंग्वेज को समझने की आपकी क्षमता बढ़ेगी, तो डिसएडवांटेज तो नहीं होगा। पुट द चिल्ड्रन एट द, हाँ एडवांटेज तो देगा, क्या है, हम इसीलिए तो क्लास में मल्टीलिंगुअलिज्म को बढ़ावा देते हैं, है ना। नॉट मेक एनी डिफरेंस टू द चिल्ड्रन, नहीं डिफरेंस तो इफेक्ट तो पड़ेगा बच्चे पर। कंफ्यूज द चिल्ड्रन, हिंड्रेस अंडरस्टैंडिंग, ये भी नहीं होगा, यानी एडवांटेज ही देता है। आप
आपने सुना होगा कि जो बच्चा एक से ज़्यादा लैंग्वेज जानता है वो कॉग्निटिवली बहुत अच्छा, उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट बहुत अच्छा होता है और कॉग्निटिवली वो बहुत अच्छा करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। A big challenge in a learning to read is finding motivation and good children literature। देखिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या है लर्निंग में कि टू रीड इज फाइंडिंग मोटिवेशन, मोटिवेशन को खोजना है, एंड गुड चिल्ड्रन लिटरेचर, अच्छे बाल साहित्य को खोजना, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। और इस चैलेंज को इस चैलेंज को दूर करने के लिए, टू ओवरकम दिस चैलेंज, हमें क्या करना चाहिए? टीचर शुड मोटिवेट देम टू रीड अ बुक एवरी डे एज अ होमवर्क। टीचर को बोलना चाहिए कि आप ना क्या करो, मोटिवेट करो बच्चों को कि तुम रीड करो बुक को एवरी डे, होमवर्क में, है ना, बुक को आप रीड करो घर में जाके डेली। इसके लिए टीचर को मोटिवेट करना चाहिए। इनकरेज पेरेंट टू स्टैब्लिश ए स्मॉल लाइब्रेरी एट होम। अब स्मॉल लाइब्रेरी सारे पेरेंट्स नहीं बना पाते हैं, और जब पेरेंट्स स्मॉल लाइब्रेरी बनाने लगे तो स्कूल की लाइब्रेरी क्या होगी? वो चॉइस होनी चाहिए, पेरेंट्स को बनाना है बनाइए, नहीं बनाना है नहीं बनाइए, वैसा करते कोई नहीं है। अगर आप रियल लाइफ में देखो तो किसके घर में लाइब्रेरी मिलेगी? नहीं मिलती है। ठीक है, प्रोवाइड इजिली एक्सेसिबल चिल्ड्रन लिटरेचर टू मोटिवेट एंड जनरेट इंटरेस्ट इन रीडिंग। आप बच्चों को चिल्ड्रन लिटरेचर प्रोवाइड कीजिए जो कि ईजिली अवेलेबल है, जो ईजिली आपके बाजार में आसपास से मिल जाए, उस चीज़ को बच्चों को प्रोवाइड करिए, जिससे बच्चों के मोटिवेशन जनरेट होगा और बच्चे मोटिवेटेड होंगे और रीडिंग इंटरेस्ट बच्चों का डेवलप होगा। ये बेस्ट तरीका है। स्कूल अथॉरिटी मस्ट टेक इन लर्नर टू बुक फेयर टू जनरेट मोटिवेशन एंड इंटरेस्ट इन ए रीडिंग बुक। स्कूल अथॉरिटी क्या करेगा? मस्ट टेक इन लर्नर टू ए बुक फेयर, बुक फेयर में लेके जाएगा, टेक लर्नर टू बुक फेयर, जहां से बच्चों का मोटिवेशन जगेगा। ऐसा नहीं है, जो चीज रियल लाइफ में पॉसिबल है ना, उस चीज को आपको करना है ताकि बच्चों का जो इंटरेस्ट है वो डेवलप हो सके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12। अ गुड स्पीकिंग एक्टिविटी इज वन ड्यूरिंग विच। गुड स्पीकिंग एक्टिविटी क्या होती है, कब होती है? ड्यूरिंग। तो अ गुड स्पीकिंग एक्टिविटी इज द वन ड्यूरिंग विच टीचर एक्सप्लेन मोर, लर्नर लिसन मोर, लर्नर टॉक मोर। यानी आपकी जो स्पीकिंग स्किल है डेवलप कब होगी, किसको अच्छा माना जाएगा, कब बच्चों में स्पीकिंग स्किल डेवलप होगी? जब बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा बोलेंगे। आप बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा बोलने का मौका दोगे, उसने ज़्यादा उनकी लिसनिंग एक्टिविटी जो है वो डेवलप होगी, अच्छी लिसनिंग एक्टिविटी डेवलप होगी। ठीक है, पार्टिसिपेशन बाय आउट स्पोकन स्टूडेंट इज द मैक्सिमम, ये भी नहीं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। एट द बिगनिंग ऑफ द लेसन अ टीचर डिवाइड द क्लास इनटू ग्रुप एंड आस्क्स देम टू टॉक अबाउट एन इंटरेस्टिंग न्यूज़पेपर आर्टिकल दैट दे हैड जस्ट रीड। क्लास के एट द बिगनिंग ऑफ द लेसन, कोई लेसन पढ़ाने से पहले टीचर क्या करती है, बच्चों को क्या कहती है कि आप ग्रुप में डिवाइड हो जाओ और आप ना एक इंटरेस्टिंग न्यूज़पेपर आर्टिकल के बारे में क्या करो, आस्क देम टू टॉक अबाउट, बातें करो इंटरेस्टिंग न्यूज़पेपर आर्टिकल के बारे में जो हमने थोड़ी देर पहले पढ़ी है ना। टीचर क्या कहती है, लेसन को स्टार्ट करने से पहले या स्टार्टिंग ऑफ द लेसन जब स्टार्ट कर रही है, बच्चों को कहती है कि आप डिवाइड हो जाओ ग्रुप में और आप बातें करो, वाद विवाद करो एक इंटरेस्टिंग न्यूज़पेपर आर्टिकल के बारे में जो कि अभी अभी हमने पढ़ी है। दिस टाइप्स ऑफ स्पीकिंग एक्टिविटी इज फॉर इनहेंसिंग। यहाँ पे क्या करना चाह रही है टीचर, इसे किस चीज़ को प्रमोट करना चाह रही है टीचर? ओरल फ्लुएंसी प्रैक्टिस है, गाइडेड ओरल प्रैक्टिस है, कंट्रोल ओरल प्रैक्टिस है या एक्टिव लिसनिंग है? यहाँ पे लिसनिंग की बात हो नहीं रही है, यहाँ पे बोलने की बात हो रही है। कंट्रोल ओरल प्रैक्टिस, टीचर का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, टीचर गाइड भी नहीं कर रही है, सिंपली ये ओरल फ्लुएंसी प्रैक्टिस है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। आज के आखिरी क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। होल लैंग्वेज अप्रोच क्या है? होल लैंग्वेज अप्रोच क्या होता है? होल लैंग्वेज अप्रोच यानी आप पूरे लैंग्वेज को इकट्ठा यूज करते हो, है ना, पूरा संदर्भ में यूज करते हो, बोलना सीखना, जैसे लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, होल लैंग्वेजेस। तो सब चीज जब आप करते हो तो वो कैसी होनी चाहिए? ब्लैंड साउंड होनी चाहिए, स्किल बेस्ड होनी चाहिए, इन्फर एज ए साउंड सैंपल
रिलेशनशिप होनी चाहिए, मीनिंग बेस्ड होना चाहिए। देखिए मीनिंग बेस्ड लर्निंग, मीनिंग बेस्ड लैंग्वेज अप्रोच ये बहुत अच्छा माना जाता है। जब आप लैंग्वेज का यूज़ कर रहे हो, होल लैंग्वेज अप्रोच हो रहा है, तो वहाँ पे मीनिंग होना चाहिए। आप क्या बोल रहे हो वो आपको कोई सुने, और आप जो सामने वाला बोल रहा है आपको भी उसकी बात सुननी है, तो एक मीनिंगफुल होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि सभी बोल रहे हैं, सभी सुन रहे हैं, कोई किसी का नहीं सुन रहा है। ऐसा आपने देखा होगा कि पूरी मछली बाजार बनी हुई है। इस तरह का माहौल नहीं होना चाहिए। मीनिंगफुल लर्निंग होनी चाहिए, मीनिंग बेस्ड होनी चाहिए होल लैंग्वेज अप्रोच में, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे आज के कुल 15 क्वेश्चन इंग्लिश पेडागोजी की। लास्ट क्लास थी इस सेशन की, इस सीटेट की, है ना। तो आपको अब ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट हम 2 दिन CDP की बहुत अच्छी प्रैक्टिस करेंगे, तो मिस मत कीजिएगा सेशन, ठीक है। और मेरे ख्याल से जितना भी मैंने आपको इंग्लिश पेडागोजी में पढ़ाया है वो मोर देन एनफ है, उसको ही आपको अब रिपीट करना है ना। अब नए क्वेश्चन नहीं देखिए, जितना मैंने पढ़ाया उसको पढ़िए। और एक चीज़ और मैं बता दूं, अगर आपको इंग्लिश में समझ में नहीं आ रहा है, सीटेट पिछले बार से क्या कर रहा है एक बार आप देख लीजिएगा, इस बार कर रहा है कि नहीं सीटेट। सेम चीज को ट्रांसलेट करके हिंदी में और सेम क्वेश्चन ट्रांसलेट करके इंग्लिश में। तो अगर इंग्लिश वाले बच्चों को नहीं समझ में आ रही है, वो हिंदी वाले पोर्शन पे जाके पलट के देख लीजिएगा कि हिंदी में क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्योंकि ट्रांसलेट कर दे रहा है पूरे इसी क्वेश्चन को। आप अगर हिंदी पेडागोजी के क्वेश्चन को देखिएगा, पूरा ट्रांसलेशन मिलेगा आपको, सेम क्वेश्चन आपको हिंदी में मिलेंगे। तो नहीं समझ में आएगा अगर हिंदी वाले बच्चों को मैं बता दूं, हिंदी पेडागोजी देंगे तो पेपर 1, वो पेपर 1 इंग्लिश देख लेंगे जाके। उससे क्या होगा कि सीटेट क्या कर रहा है, ट्रांसलेट कर दे रहा है। तो आपको जो यहाँ पे होल लैंग्वेज अप्रोच है ना, ये हिंदी में भी मिल जाएगा आपको, हिंदी पेडागोजी में। तो आप वहां जाके देख जरूर लीजिएगा कि वही है कि नहीं। मैं कंफर्म नहीं बता सकती हूँ, लेकिन जो जनवरी में सीटेट हुआ था 2024 में, उसमें यही काम की सीटेट ने किया है, टोटल ट्रांसलेट कर दिया है। पूरे वही क्वेश्चन है, बस ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, ट्रांसलेट इनटू हिंदी। और हिंदी में जैसे ट्रांसलेशन कर रहा है ना, तो हिंदी में जो शब्दों का प्रयोग कर रहा है ना, जो शब्दकोश लिया जा रहा है, वोकैबुलरी का यूज किया जा रहा है, वो थोड़ा सा टफ है। तो बहुत टफ है, मानक हिंदी का प्रयोग कर दिया जा रहा है। तो उसमें कोई आपके क्वेश्चन आते हुए भी आप समझ नहीं पाओगे, तो हिंदी की तरफ स्विच कर, इंग्लिश की तरफ स्विच कर। मान लीजिए आपको हिंदी को कोई ऐसा वर्ड जो आपको नहीं समझ में आ रहा है ना, जैसे अप्रोच को उपागम कह देते हैं हिंदी में, तो नहीं समझ में आया स्विच कीजिएगा फट से, छोड़ना नहीं है आपको कि इंग्लिश में क्या बोल रहा है एक्चुअली ये क्वेश्चन, तो ये आपको मिल जाएगा वहां पे, है ना। जैसे आपको मिलता है ना कि CDP में एक तरफ हिंदी में इंग्लिश में आ रहा है, एक तरफ हिंदी में आ रहा है, तो आप दोनों पढ़ सकते हो। आपको हिंदी इंग्लिश में भी यही मिल सकता है। मैं पूरी तरीके से नहीं कह सकती, इस बार सीटेट क्या करे ये नहीं पता, लेकिन 2024 में जनवरी में जो हुआ है एग्जाम, उसमें ऐसा किया था सीटेट ने कि पूरा हिंदी वाले क्वेश्चन को ही इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया था, ठीक है। तो ये चीज़ आप करिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।